नमस्कार, स्वागत है आपका प्रॉपर्टी प्लस में। मैं हूं दीपक यादव। इस शो में हम बात करते हैं रियल एस्टेट सेक्टर के अपडेट्स की। इंडस्ट्री के दिग्गज एक्सपर्ट्स के जरिए विस्तार से चर्चा करते हैं प्रॉपर्टी से जुड़े अहम मुद्दों पर। तो शुरू करते हैं आज का शो और सबसे पहले बात बुलेट पॉइंट्स की। उत्तर प्रदेश रेरा ने 9 रियल्टी प्रमोटर्स पर लगाया 1 करोड़ 40 लाख रुपए का जुर्माना। एनसीआर और लखनऊ के कई नामी डेवलपर्स पर पेनाल्टी। रेरा एक्ट के सेक्शन 38 के तहत कार्रवाई। देखिए यूपी रेरा चेयरमैन से विस्तृत चर्चा। बैंकों से ऊपर है घर खरीदारों का हित। बिल्डर के डिफॉल्ट पर अगर बैंक ने टेक ओवर किया प्रोजेक्ट तो टकराव की स्थिति में रेरा रहेगा प्रभावी। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को किया तलब, राज्यों में रेरा की स्थिति बताने को कहा। पूरा मामला समझा रहे हैं यूपी रेरा के लीगल एडवाइजर। 5 राज्यों के लिए 60,000 नए घरों के निर्माण के लिए आवास मंत्रालय की मंजूरी। पीएमएवाई के तहत अब तक 1 करोड़ 14 लाख घर मंजूर। 93 लाख से ज्यादा घरों का निर्माण जारी। करीब 55 लाख घर किए जा चुके हैं हैंडओवर। 7,52,000 करोड़ के पीएमएवाई मिशन में 1,87,000 करोड़ की है केंद्रीय सहायता। 1,21,000 करोड़ किए जा चुके हैं जारी। हीरानंदानी ग्रुप का नया वेंचर कंज्यूमर टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में उतरने की तैयारी। सोशल मीडिया, एंटरटेनमेंट, गेमिंग, ई कॉमर्स, पर्सनल, एआई और ब्लॉकचेन लिंक सॉल्यूशन के लिए 3,500 करोड़ के निवेश की योजना। सीआईआई एनारॉक का चौथा रियल एस्टेट कॉन्फ्लुएंस। दीपक पारेख और राकेश झुनझुनवाला जैसे दिग्गज हुए शामिल। रियल्टी सेक्टर के भविष्य को लेकर बुलिश दीपक पारेख तो राकेश झुनझुनवाला कमर्शियल रियल एस्टेट और रीट्स को लेकर पॉजिटिव। एनारॉक ने जारी किया रियल्टी का सेंटिमेंट सर्वे। मुंबई, पुणे और नागपुर जैसे शहरों में अब घर खरीदना होगा महंगा। स्टैंप ड्यूटी में 1% मेट्रो सेस फिर से होगा लागू। राज्य सरकार ने कोविड-19 के चलते 2 साल के लिए माफ किया था मेट्रो सेस। सरकार ने मेट्रो सेस के नाम पर 1% स्टैंप ड्यूटी साल 2017 से लगाई थी। मेट्रो सेस के दायरे में आते हैं मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, पिंपरी चिंचवड़, पुणे, नागपुर जैसे शहर। बुलेट पॉइंट्स के बाद रुक करते हैं रियल ट्रेंड्स का। उत्तर प्रदेश रेरा ने 9 रियल एस्टेट कंपनियों पर 1 करोड़ 40 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। दरअसल उत्तर प्रदेश रेरा की 84वीं बैठक हुई। इस बैठक में रेरा ने दिए अपने आदेशों की समीक्षा की और पाया कि कई डेवलपर्स ने रेरा के आदेशों का पालन किया ही नहीं, जबकि इसके लिए उन्हें पर्याप्त समय दिया गया था। लिहाजा रेरा ने सेक्शन 38 के तहत अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए जुर्माना लगाया। इन डेवलपर्स में अंसल हाउसिंग, वेव मेगा सिटी और एटीएस डेवलपर जैसे बड़े नाम भी शामिल हैं। इस खबर पर और भी विस्तार से बात करते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं उत्तर प्रदेश रेरा के चेयरमैन राजीव कुमार। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये होगा कि सर, किन मामलों में इन 9 डेवलपर्स पर जुर्माना लगाया गया है, उद्देश्य क्या है और क्या सिर्फ यही डेवलपर्स थे जो रेरा के आदेशों को नहीं मान रहे थे या फिर लिस्ट अभी लंबी है, अभी और भी नाम हम आगे आते हुए देखेंगे जुर्माने के तौर पर? धन्यवाद दीपक जी, ये आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाया और मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे आज अपने साथ जोड़ा है। मैं थोड़ा सा पृष्ठभूमि इसमें देना चाहूंगा आपके सवाल का सीधे जवाब देने से पहले। जरूर सर, जरूर। पूरे हिंदुस्तान में जितनी कंप्लेंट्स दाखिल की गई है, भारत सरकार की वेबसाइट के अनुसार लगभग 38% कंप्लेंट्स उत्तर प्रदेश में है और इसका लगभग 75% एनसीआर एरिया में और 38% के सापेक्ष 40% पूरे हिंदुस्तान का डिस्पोजल उत्तर प्रदेश रेरा द्वारा किया गया है। इसमें सभी से हम लोगों को सहयोग मिल रहा है। बहुत सारे बिल्डर्स जो हैं वो ये जो आदेश दिए जाते हैं उनका पालन कर रहे हैं और वो हम लोग निरंतर फॉलो अप भी कर रहे हैं। लेकिन जिन मामलों में अत्यधिक विलंब हो रहा है और पर्याप्त समय देने के बाद भी अगर उसका अनुपालन नहीं हो रहा, तो जैसा आपने कहा सेक्शन 38, सेक्शन 40 और सेक्शन 63 इसका प्रयोग करते हुए, इसमें धारा 38 अनुपालन से संबंधित है, 40 में कलेक्टर साहब के यहाँ रिकवरी सर्टिफिकेट जारी करने का प्रावधान है और धारा 63 में अनुपालन न करने पर जो विभिन्न प्रावधान एक्ट के हैं उसमें जुर्माना लगाने का प्रावधान है। तो ये
जो मामले ऐसे हैं जिसमें कि अत्यधिक विलंब हुआ है, उसमें पूर्व में भी हम लोगों ने पेनल्टी लगाई है। और पेनल्टी खाली जो हमारे यहाँ कंप्लेंट दर्ज है उसके फॉलोअप के अलावा भी अगर नॉन कंप्लायंस है, जैसे क्वार्टरली क्यूपीआर दाखिल करनी हो, बिना रजिस्ट्रेशन के अगर किसी ने प्रोजेक्ट शुरू करा दिया है, इन सब चीजों के लिए भी जुर्माने का प्राविधान है। यहाँ तक कि बिना रजिस्ट्रेशन के अगर कोई प्लॉट्स या फ्लैट बेचता है तो उसमें 3 साल की सजा भी है। तो हम लोग अभी इसी क्रम में जिस जुर्माने की आपने बात की 1.5 करोड़ के करीब, ये जो बायर्स के ऑर्डर्स हैं उनकी नॉन कंप्लायंस से संबंधित है। इसमें पूर्व में भी हम लोगों ने जुर्माना लगाया है और आगे भी जो इस तरह के मामले आएंगे, अथॉरिटी को यह अधिकार है कि वो धारा 63 में और जुर्माना लगा सकते। सर, मेरा अगला सवाल ये होगा कि डेवलपर्स, अक्सर हम देखते हैं कि डेवलपर्स रेरा के आदेशों की नाफरमानी करते हैं। क्या वजह है इसकी? और जब से अपीलेट में मामले को ले जाने के लिए 100% जुर्माने की रकम जमा करने का नियम बना है, तब से मामलों के निपटान में तेजी कितनी आई है? देखिए, इसमें जो प्राविधान जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, जिस पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने हाल में क्लैरिफिकेशन भी दिया है, उस प्राविधान का तो तात्पर्य ये है कि अगर किसी बायर का पैसा किसी बिल्डर के पास है और रेरा अथॉरिटी ने उसके बारे में पैसा लौटाने का या ब्याज देने का आदेश किया है और उससे बिल्डर असंतुष्ट है, तो वो अपील करते समय उसको पैसा जमा कराना होगा अपील दायर करने से पहले। तो इससे 2 चीजें होंगी, एक तो जो अनावश्यक अपील है वो समाप्त हो जाएगी, और दूसरा, अगर यूपी रेरा का आदेश बहाल रखा जाता है तो वो धनराशि वहां उपलब्ध है और तुरंत ही वो बायर को उपलब्ध हो सकेगी। मैं समझता हूँ गोइंग फॉरवर्ड इससे एक बहुत पॉजिटिव मैसेज जाएगा। और जो प्रश्न आपने पूछा नाफरमानी वाला, इसमें देखिए, जो बिल्डर लॉन्ग हॉल के लिए रियल एस्टेट सेक्टर में है, उन्होंने तहे दिल से रेरा को स्वीकार किया है और उन बिल्डर्स के केसेस नॉन कंप्लायंस के अपेक्षाकृत बहुत कम है। बिल्कुल, कुछ हिस्टोरिकल रीजन है जिसकी वजह से, और उसके बारे में आप अक्सर कवरेज भी देते रहते हैं, तो मुझे कारण में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन कई कारण हैं जिसकी वजह से प्रोजेक्ट्स हमारे या तो इनकम्प्लीट हैं या प्रमोटर उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। इस तरह की प्रोजेक्ट्स में ज्यादा समस्या आती है। सर, एक और मेरा सवाल ये होगा कि शिकायतों के निपटारे के लिहाज से यूपी रेरा अग्रणी राज्य है। अभी क्या स्थिति है? रजिस्ट्रेशन का डेटा क्या कहता है? शिकायतों के निपटान की औसत समय सीमा क्या होगी? देखिए, इसमें हम लोग नॉर्मली ये प्रयास कर रहे हैं कि 2 से 4 महीने के अंदर प्रकरण का निपटारा कर लिया जाए। आपकी संज्ञान में है कि यूपी रेरा पहला रेरा था भारतवर्ष में जिसमें कि इलेक्ट्रॉनिकली कंप्लेंट रजिस्टर करने की व्यवस्था शुरू में हुई थी, और पहला ही रेरा था जिसमें जनवरी 2020 में ई कोर्ट्स की व्यवस्था की। इस व्यवस्था के लागू हो जाने से चीजें बहुत सुचारू हो गई हैं। इस पूरे कोविड काल में हम लोगों की पूरी कार्यवाही विधिवत चलती रही, केस भी रजिस्टर होते रहे, डिस्पोजल भी होता रहा, और जो एवरेज हम लोगों का है वो 3 से 4 महीने में प्रकरण का हम लोग अंतिम निस्तारण कर पाते हैं। और यही वजह है कि पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा कंप्लेंट होने के बावजूद भी रजिस्ट्रेशन के प्रोपोर्शन में हम लोग बेहतर हैं अन्य राज्यों के। बिल्कुल सर, गौर करने वाली बात यह है कि जिस मात्रा में एनसीआर के यूपी वाले हिस्से में रियल्टी प्रोजेक्ट्स के विवाद देखने को मिलते हैं, उसी मात्रा में विवादों को हल करने के प्रयास भी यूपी रेरा की ओर से देखने को मिल रहे हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे आपका राजीव सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, और आप ये मैसेज दे रहे हैं इसके लिए आभार।
रियल ट्रेंड्स में रुक करते हैं अगली खबर का। सुप्रीम कोर्ट ने घर खरीदारों को राहत देते हुए एक ऐतिहासिक आदेश सुनाया है। दरअसल यदि किसी प्रोजेक्ट में बिल्डर अपने कर्ज को लेकर डिफॉल्ट करता है और फिर बैंक या हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां उस प्रोजेक्ट का पोजीशन ले लेती हैं और फिर किसी तरह की टकराव की स्थिति अगर बनती है तो रेरा यानी रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी के अंतर्गत निपटारा हो सकता है। हालांकि इस पर बैंकों का कहना यह था कि वो रेरा के अंतर्गत नहीं आते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब रुख साफ हो गया है। पूरा मामला समझते हैं इंटीग्राट के फाउंडर और यूपी रेरा के लीगल एडवाइजर वेंकट राव से। वेंकट जी, सबसे पहले कम शब्दों में और सीधे शब्दों में यह बताइए कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या है और घर खरीदारों को यह कैसे राहत दे रहा है। जो सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आया है उसमें यह कहा गया है कि अगर एग्रीव्ड बायर है और उसके राइट्स अगर इंपैक्ट होते हैं तो उसके पास जरूर रेरा पे अपना एक रिकोर्स है, वो रेरा पे कंप्लेंट लॉन्च कर सकता है और रेरा सूटेबली इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए अपना ऑर्डर्स पास कर सकता है। अब एक में इसमें मुद्दा क्विकली ये आता है कि प्रमोटर इस वजह से क्या बैंक या इंस्टीट्यूशन बन रहा है या नहीं बन रहा है। इतनी बात जरूर है क्योंकि जब ऑक्शन नोटिस इशू होता है तो एक तरीके से पोसेशन वो लैंड का ले लेता है प्रमोटर यानी कि बैंक, तो वो एक तरीके से टेम्पररी मैं कहूं इन बिटवीन इंटरिम में एक तरीके से प्रमोटर के पोजीशन में स्टेप इन कर जाता है। तो कोर्ट्स ने यही कहा कि जब 13(4) इन्वोक हो जाता है और सरफेसी के अंदर आप पोसेशन ले लेते हो तो ये राइट्स प्रोटेक्ट करने के लिए रेरा पे जा सकते हैं और रेरा सूटेबल ऑर्डर्स पास कर सकता है। तो इसका मतलब ये है कि ऑटोमेटिक एटलीस्ट रियल एस्टेट सेक्टर में मैं कहूं जहां होम बायर्स इन्वॉल्व है वहां पे एक ऑटोमेटिक मैकेनिज्म पे एक अंकुश लग गया है। बैंक्स को ये बताना होगा कि वो कैसे प्रोटेक्ट करेंगे इन्वेस्टर्स को। मेरा कहने का मतलब बताना इसलिए होगा, ये ऑर्डर में तो वो इस तरीके से नहीं कहा गया, बट लेकिन महारेरा हुआ या हरियाणा रेरा हुआ उन्होंने नोटिफिकेशन निकाले हैं जिसके बेसिस में एक एसओपी की तरह एक मैकेनिज्म बताया गया है कि प्रमोटर को क्या करना चाहिए अगर जब कभी ऐसी नौबत आती है, जो बैंक आ रहा है उसको क्या करना चाहिए। इस तरीके के प्रावधान ऑलरेडी आ चुके हैं, उनके बेसिस पे आगे इन्वेस्टर प्रोटेक्शन हो जाती है। सर, सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश के साथ सरकार से 2 महीने में देश भर में रेरा की स्थिति के बारे में बताने को कहा है। अब क्या मान लिया जाए कि जिस स्टक प्रोजेक्ट में बैंक ने प्रोजेक्ट टेक ओवर किया है और होम बायर्स के साथ टकराव की स्थिति बन रही है, वे केस सीधे तौर पर रेरा में दाखिल हो सकते हैं या फिर कोई अभी कानूनी पेच देख रहे हैं आप? नहीं, देखिए दोनों बातें और दोनों एसएलपीज भी अलग अलग है। ये जो मुद्दा उठा था ये यूनियन बैंक एक राजस्थान रेरा के ऑर्डर के अगेंस्ट जो अपीलेट और हाई कोर्ट में डिसाइड हुआ उसके अगेंस्ट क्या होता है सुप्रीम कोर्ट में, उसमें तो सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया इस तरीके से है करके। दूसरा जो मैटर चल रहा था वहां पे रेरा पे मुद्दे उठे हैं कि रेरा का एक तो एग्रीमेंट टू सेल यूनिफॉर्म नहीं है, पूरे राज्यों में अलग अलग तरीके के एग्रीमेंट टू सेल्स है। और ये भी मुद्दा उठा कि हर राज्य अपने हिसाब से रेगुलेशंस और रूल्स नोटिफाई कर चुकी हैं और जिसके वजह से काफी एक लेवल तक इवन डाइल्यूशन जो मेन एक्ट है रेरा का उसका एक डाइल्यूशन हो गया है। और ये मुद्दा आपने कई बार पीछे भी उठाया हुआ है कि भाई कहीं ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स का जो डेफिनेशन है वो बदल गया है, कहीं इंफॉर्मेशन कोई स्टैंडर्डाइज नहीं है, किसी में तो वेबसाइट में सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, कहीं नहीं है। तो इस तरीके के जो डिससिमिलैरिटीज रही हैं, तो ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट ने ये कहा है कि साहब आप एक बार तो एनालाइज करो, एमिकस क्यूरी को अपॉइंट किया है और कहा कि ये देखो किस किस राज्य में से अलग अलग तरीके से किस तरीके से इन्होंने डाइल्यूट किया है या वेरिएंस है सेंट्रल रूल्स से, ताकि उनको एक स्टैंडर्डाइज करा जाए। यस, राज्यों का क्योंकि ये लैंड और लैंड रिलेटेड सब्जेक्ट स्टेट सब्जेक्ट है और उसको रेगुलेट करने का स्टेट सब्जेक्ट है, तो हर एक स्टेट का हो सकता है कोई यूनिकनेस या भिन्नता रहे, वो इनकॉर्पोरेट हो सकती है, लेकिन मेजरली डाइल्यूट हो जाए रेरा एक्ट, वो थोड़ा वो मुद्दा अब आगे आ जाएगा। जब ये रिपोर्ट आएगा तो नेचुरली ये जो हम अक्सर कहते हैं कि कहीं मतलब देखिए बिल्कुल ही ऑनगोइंग प्रोजेक्ट आता ही नहीं है, कहीं आता है, कहीं ये इन्फॉर्मेशन अवेलेबल ही नहीं है, वो मेरे ख्याल से सेटल डाउन हो जाएगा।
यानी मोटे तौर पर समझने वाली बात यह है कि देश भर के राज्यों में रेरा की वर्तमान स्थिति क्या है, राज्यों ने रेरा के एक्ट को कैसे लागू किया है, कहीं एक्ट के बुनियादी नियमों के साथ कोई खिलवाड़ तो नहीं हुआ है, कहीं उसे पूरी तरह से पलट तो नहीं दिया गया है। और अक्सर एक्टिविस्ट या फिर होम बायर्स की ओर से रेरा को लेकर जो सवाल उठते हैं उन पर रुख साफ हो जाएगा जब सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में रेरा की स्थिति को लेकर रिपोर्ट सौंपी जाएगी। तो बहुत बहुत शुक्रिया वेंकट राव साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर को विस्तार से बताने के लिए। बिल्कुल, तो इस रियल ट्रेंड्स के बाद अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे और बात करेंगे अगले रियल ट्रेंड्स की। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी प्लस और आज प्रॉपर्टी प्लस में हम बात कर रहे हैं रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़ी अलग अलग खबरों का और विश्लेषण कर रहे हैं तमाम इंडस्ट्री दिग्गजों के जरिए इन खबरों का। तो रुक करते हैं अगले रियल ट्रेंड्स का। CII ने 4th रियल एस्टेट कॉन्फ्लुएंस का आयोजन किया। इसमें इंडस्ट्री और रियल एस्टेट के दिग्गज जुटे। HDFC चेयरमैन दीपक पारेख रियल्टी सेक्टर को लेकर काफी बुलिश नजर आए, तो वहीं दिग्गज ट्रेडर राकेश झुनझुनवाला ने भी भारतीय रियल एस्टेट पर अपने थॉट्स शेयर किए। इसी इवेंट में एनारॉक प्रॉपर्टी कंसल्टेंट ने अपना सेंटिमेंट सर्वे लॉन्च किया। जानेंगे सर्वे की बारीकियां, लेकिन पहले सुनते हैं दीपक पारेख और राकेश झुनझुनवाला ने रियल्टी सेक्टर को लेकर क्या कुछ कहा। In India, the demand for housing has come from genuine home buyers, not speculators. Home prices have stayed fairly stable. Low interest rates have helped. And the real estate sector has already self-corrected and recovered from its previous down cycle. Peaks and troughs of each housing market cycle, if you analyze typically, entails a duration of 6 to 8 years. So in short, the Indian real estate market is on an upward cycle, which bodes well for all of us. The big star of the real estate sector continues to remain residential housing in India. I hardly need to reiterate that demand for housing in India continues to remain extremely robust. The greatest mark of confidence has been the strong pipeline of new launches surpassing pre-pandemic levels. The demand for housing continues to be from both the first-time homeowners as well as those moving up the property ladder, generally into larger homes or houses, other locations. There is great scope there. It's going to be a very big asset. Because, I want to have rental income now. I can't organize a place, buy it, and we go buy it. And it is going to be an asset class by itself. Even though middle class people, upper middle class people, it's a big source of investment. I think rather than list my company, I would list the REITs. तो सुना आपने किस तरह से इंडस्ट्री के दिग्गज रियल एस्टेट को लेकर काफ़ी बुलिश हैं, किस तरह से आने वाले सालों में रियल एस्टेट में, फिर चाहे वो हाउसिंग की बात हो या फिर कमर्शियल रियल एस्टेट की बात हो, काफ़ी बुलिश नज़र आ रहे हैं इंडस्ट्री के दिग्गज। एनारॉक सेंटिमेंट सर्वे की बारीकियों पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं एनारॉक के सीनियर डायरेक्टर और रिसर्च हेड प्रशांत ठाकुर। प्रशांत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। मेरा पहला सवाल आपसे ये होगा कि जैसा कि आपकी रिपोर्ट कह रही है कि 14 शहरों के 5200 लोगों ने इस सर्वे में हिस्सा लिया। सबसे पहले तो ये बताइए कि रियल्टी सेक्टर को लेकर क्या है लोगों का सेंटिमेंट। देखिए दीपक जी, कुछ चंद इम्पोर्टेंट चीजें जो मैं हाईलाइट करना चाहूंगा जो हमारे सर्वे से निकल कर आई है। हमने सर्वे शुरू किया था, ये सीरीज हमारा जब फर्स्ट वेव ने हिट किया था, और अभी हमने जब सर्वे एंड किया, ये हमारा 4th एडिशन है जो कि दिसंबर 2021 तक का हमने किया सर्वे। और इसका इंटेंशन ये था, ये जानना कि पैंडेमिक के समय बायर क्या सोचता था और अभी उसके सोच में कुछ बदलाव आया है कि नहीं आया। सबसे इंटरेस्टिंग बात हमें ये देखने को मिला कि रेजिडेंशियल रियल एस्टेट को लेकर लोगों की सेंटिमेंट काफी पॉजिटिव हुई है। मैं आपको एक आंकड़ा देता हूँ। हमारे सर्वे के हिसाब से 57% ऑफ रिस्पोंडेंट्स ने बोला कि वो रियल एस्टेट प्रेफर करते हैं एज एन इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। 34% लोगों ने बोला वो स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना चाहते हैं,
और गोल्ड और फिक्स डिपॉजिट की अगर हम बात करें तो 7% और 2% थे। यही आंकड़ा अगर हम उस समय देखें जब पैंडेमिक बिल्कुल चरम पे था, फर्स्ट वेव के समय, 18% लोग गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहते थे और 9% लोग फिक्स डिपॉजिट में, और रियल एस्टेट पे 48%। तो अगर आप ये देखिए, रियल एस्टेट का परसेंटेज बढ़ा है और गोल्ड और फिक्स डिपॉजिट का घटा है। इससे एक चीज ये दर्शाता है कि बायर्स अब थोड़ा सा फ्यूचर को लेके कॉन्फिडेंट हो रहे हैं और इसकी वजह से वो रियल एस्टेट और स्टॉक मार्केट जैसे एसेट क्लास में इन्वेस्ट करने को इच्छुक है। तो दीपक जी, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि अगर आप देखें, ये जो रिकवरी है, ग्रेड ए डेवलपर्स इसमें काफी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। लोगों ने देखा कि कंप्लीशन और डिलीवरी हो रही है, और मेरे ख्याल से रेरा ने भी काफी सख्ती दिखाई है, जिसकी वजह से लोगों का थोड़ा भरोसा न्यू लॉन्च लेने में भी बढ़ा है। मेरे ख्याल से ये अच्छे सिम्टम है। प्रशांत जी, ये सर्वे 2021 की दूसरी छमाही पर फोकस है। हालांकि बीते 2 साल का डेटा है, लेकिन अब जबकि हम 2022 की पहली तिमाही में हैं, ऐसे में करंट डेटा कितना मैच हो रहा है और फ्यूचर के लिहाज से क्या संकेत मिल रहे हैं? देखिए दीपक जी, आपके जो सवाल है उसके 2 भाग हैं। सो पहला भाग मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अफोर्डेबल सेगमेंट में जो दिख रहा है थोड़ी गिरावट है, वो स्वाभाविक है, क्योंकि अभी भी पैंडेमिक का जो असर है नीचे तबके में, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में अभी भी काफी महसूस किया जा रहा है। जबकि अगर आप देखें मिड और अपर सेगमेंट में जो बायर्स आते हैं, उनके इनकम में रिकवरी हो गई है। अगर आप आईटी एंड आईटी कंपनीज के सैलरी इंक्रीज को देखें तो काफी हेल्दी रहा है। और दूसरा जो ट्रेंड हमने देखा है कि अब लोग थोड़ी बड़ी मकान के तरफ रुख कर रहे हैं। तो इसकी वजह से आप देखेंगे कि उस वाले प्राइस ब्रैकेट में लोगों ने अपनी प्रेफरेंस ज्यादा जाहिर की है। और आपका दूसरा जो सवाल है कि अब आने वाले समय में आप ये क्या ट्रेंड देख रहे हैं, देखिए गवर्नमेंट का जो फोकस एरिया है और जिस तरीके से टियर 2 टियर 3 सिटीज भी उभर कर आ रही हैं और जिस तरह से पेरिफेरीज में लॉन्चेस आने वाले हैं, मेरे ख्याल से अभी भी गवर्नमेंट का फोकस अफोर्डेबल हाउसिंग की तरफ रहने वाला है। वहीं अगर आप देखें बिल्कुल प्रीमियम सेगमेंट में ये आंकड़ा ज्यादा चेंज नहीं हो रहा है। सो ज्यादा एक्टिविटी अभी भी, अगर हम बात करें कि वो कौन सा स्वीट स्पॉट है जहां पे डेवलपर्स फोकस कर सकते हैं और जहां पे ग्रोथ आने वाली है, वो है मिड सेगमेंट एज वेल एज अफोर्डेबल सेगमेंट। बिल्कुल, यानी सरकार का फोकस अफोर्डेबल हाउसिंग की ओर है, लिहाजा इस सेगमेंट में बेहतर रिस्पांस जरूर देखने को मिल रहा है। लेकिन मिड सेगमेंट जो पिक करता हुआ नजर आ रहा है, वो रियल्टी सेक्टर में अच्छे संकेत दे रहा है। बाकी इंडस्ट्री के दिग्गज एक्सपर्ट्स वैसे भी रियल्टी सेक्टर को लेकर काफी बुलिश नजर आ रहे हैं, फिर चाहे बात हाउसिंग की हो, रिटेल की हो या फिर वेयर हाउसिंग सेगमेंट की। तो प्रशांत जी, हमें इंतजार रहेगा आपकी अगली रिपोर्ट का। बाकी आज समय देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और इस रिपोर्ट पर बात करने के लिए। प्रॉपर्टी प्लस में फिलहाल इतना ही। बाकी इस शो से जुड़ी, प्रॉपर्टी सेक्टर से जुड़ी आपकी कोई राय हो, कोई सवाल हो, तो आप हमें ईमेल और सोशल मीडिया के जरिए हमसे साझा कर सकते हैं। अगले एपिसोड में हाजिर होंगे प्रॉपर्टी जगत की तमाम अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।